ये लो, जुपिटर पर एक और धमाका। चलिए आज सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट के बारे में जानते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति धरती से 318 गुना बड़ा और सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को एक साथ मिलाकर भी उनसे 2.5 गुना बड़ा ग्रह है। एक और मजेदार बात यह है कि अगर इसका साइज थोड़ा और बढ़ा तो ये सिकुड़कर छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मास बढ़ने से ये और ज्यादा ठोस हो जाएगा और ये अंदर की ओर खिंचने लगेगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इसका मास 4 गुना भी बढ़ जाता है तब भी साइज सेम ही रहेगा। ये अपनी दूरी पर एक चक्कर 10 घंटे में पूरा करता है और सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। जुपिटर अंतरिक्ष की दूसरी चीजों की चपेट में भी ज्यादा आता है। इसका पता कुछ शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स ने जुपिटर को ऑब्जर्व करते हुए लगाया था। उन्होंने ग्रह पर अचानक एक चमक देखी, ऐसी चमक या फ्लैश जो ग्रह पर किसी उल्का पिंड के टकराने से बनती है। और जुपिटर पर तो अक्सर दूसरे ग्रह टकराते ही रहते हैं। साल 1994 में एस्ट्रोनॉमर्स ने शोमेकर लेवी 9 का पता लगाया, एक धूमकेतु जो टूटकर इस ग्रह से टकरा गया था। ये धूमकेतु टूटने से पहले लगभग उसी साइज का था जिसने धरती के डायनासोर को मिटा दिया। टूटकर इसके 20 से भी ज्यादा टुकड़े हो गए। जहां यह गिरा वहां की सतह कई महीनों तक गहरे रंग की रही। 15 साल बाद 2009 में एस्ट्रोनॉमर्स ने जुपिटर पर एक काला धब्बा देखा। ये धरती के साइज जितना था और लगभग 650 से 1650 फीट के एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। धरती से अब तक जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड टकराया है वो 1908 में रूस के तुंगस्का में टकराया था। हालांकि इसका गड्ढा तो कभी नहीं मिल सका, लेकिन यह धमाका बेहद तेज था। तो फिर जुपिटर से इतने उल्कापिंड टकराने के पीछे क्या वजह हो सकती है? धरती और जुपिटर के पास से गुजरने वाले एस्ट्रॉयड और धूमकेतु की स्पीड लगभग एक ही होती है। दोनों के साथ स्पेस की चीजों की डेंसिटी भी एक ही तरह से इंटरेक्ट करती है, लेकिन इनके टकराने वाली जगह का क्रॉस सेक्शन बहुत अलग होता है। जुपिटर का व्यास या मोटाई हमारे ग्रह से 11 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन लगभग 125 गुना है। कुछ ग्रह जितने बड़े होते हैं उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी उतना ही मजबूत होता है। ये अपने पास से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट्स को खींच लेते हैं। धरती का ग्रेविटी फील्ड जुपिटर से कमजोर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास से 35,888 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे कम स्पीड से गुजरता है तो ही हमारी ग्रेविटी से खींच पाएगी। ज्यादातर एस्ट्रॉयड और धूमकेतु इससे ज्यादा स्पीड से चलते हैं। जुपिटर अपने पास से गुजरने वाले ज्यादातर धूमकेतुओं और एस्ट्रॉयड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर हमारी पृथ्वी भी जुपिटर की तरह ही बार बार बड़े ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती तो हम भी अब तक डायनासोर की तरह ही हजारों साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके होते। साल 2020 में साइंटिस्ट ने पहली बार शुक्र की कक्षा में एक अजीब एस्ट्रॉयड देखा। धरती की गहरी चट्टानों के जैसा ये छोटा सा पहाड़ था जिसमें ज्यादातर मिनरल्स थे। उनका ये भी मानना है कि ये शायद सौर मंडल के समय बने बड़े एस्ट्रॉयड का ही कोई छोटा टुकड़ा या क्लू होगा। सिर्फ एक यही रहस्य नहीं है जो शुक्र से जुड़ा है, बल्कि इस ग्रह पर हवाएं इतनी तेज चलती हैं जो बादलों और आंधियों की स्पीड को करीब 354 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा देती हैं, यानी शुक्र की स्पीड से भी 60 गुना ज्यादा स्पीड से। साथ ही साइंटिस्ट अभी तक इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इसके महासागरों को क्या हुआ। उनका मानना है कि शायद सूर्य इसके काफी करीब है, इसीलिए पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चला गया होगा। महासागरों ने सूरज की गर्मी को एब्सॉर्ब कर लिया होगा और इसी वजह से पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ गया। नहीं तो शायद शुक्र का एटमॉस्फेयर भी धरती के जैसा ही रहा होगा, लेकिन काफी समय पहले। थ्योरी कहती है कि कई धूमकेतु और एस्ट्रॉयड शुक्र से टकरा गए थे। अरबों टुकड़े चारों ओर बिखर गए। कुछ तो शायद हमारे चंद्रमा से भी टकरा गए होंगे और जो धरती से टकराए वो इसकी सतह के नीचे तक गहरे पहुंच गए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा से ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। यूरेनस भी इससे टकरा चुका है, लेकिन ये एस्ट्रॉयड से कहीं बड़ा धमाका था। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह एप्लिक्टिक प्लेन से ऊपर की ओर पॉइंट करने वाले एक्सिस पर रोटेट होते हैं, जबकि यूरेनस झुका हुआ साइको लेटा हुआ है। इसलिए जब इसका नॉर्थ या साउथ पोल सूरज की तरफ रहता है तो एक जैसा मौसम 42 साल तक रहता है। अगर हम सोलर सिस्टम में ऊपर से देखें तो इसके ज्यादातर ग्रह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते दिखेंगे, जबकि शुक्र उन सब की विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि शायद काफी समय पहले ही इसे एक्सिस से बाहर धकेल दिया गया था। यूरेनस लाखों साल पहले दूसरे उल्कापिंडों से भी टकराया होगा। हमारे सोलर सिस्टम के बनने के तुरंत बाद सैटर्न और जुपिटर जब एक दूसरे के पास से गुजरे होंगे
तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑर्बिट में हलचल पैदा हो गई होगी, जिसका असर यूरेनस पर पड़ा और वो एक्सिस से हट गया। लाखों एस्ट्रॉइड सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी पृथ्वी के पास से नहीं गुजरते, इसलिए पृथ्वी को इन खतरनाक पिंडों के टकराने का खतरा कम ही रहता है। 2030 में मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। साइंटिस्ट उम्मीद करके चल रहे हैं कि उस वक्त बड़े उल्का पिंड मंगल से ना टकराए। लाल ग्रह पर हर 1 या 2 दिन में नए क्रेटर बनते हैं। वे करीब 13 फीट के हो सकते हैं। इसका मतलब वे किसी सॉकर बॉल जितने बड़े ऑब्जेक्ट से बन रहे हैं, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर हमारे ग्रह से कमजोर है, इसलिए वहां छोटे पिंड आसानी से एंटर हो सकते हैं। मंगल ग्रह का ज्यादातर उत्तरी हिस्सा नीचे की तरफ और चिकना है, दक्षिणी ऊंचा और गड्ढों से भरा है। इसके नीचे बहुत कीमती मेटल दबी हुई है। कुछ थ्योरी की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह से एक बड़ा सा पिंड टकराया था, जिसने इसके उत्तरी हिस्से को तहस नहस कर दिया। उसके एस्ट्रॉइड के टुकड़े ग्रह के चारों ओर घूमते रहे और फिर मंगल की परिक्रमा कर रहे 2 छोटे चंद्रमाओं में मिल गए। हमारे ग्रह पर भी मंगल ग्रह की चट्टानें देखी गई हैं, जो पहले अंटार्कटिका के सहारा रेगिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में कुछ जगहों पर मिली थी। इनमें से कुछ के पत्थरों में वही गैस है जो मंगल ग्रह के वातावरण में घुली रहती है। ये टुकड़े शायद एक ऐसे बड़े विस्फोट का नतीजा है जिसमें कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड मंगल ग्रह से होते हुए हमारे ग्रह पर आ गिरा होगा। बुध यानी मरकरी का वातावरण भी कमजोर या पतला है, इसलिए वहां भी छोटे छोटे उल्कापिंड टकराते रहते हैं। इमेजिन करें कि जब आप सुबह उठकर खिड़की के पास जाते हैं तो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड बरस रहे हैं। ऐसा ही कुछ मरकरी पर भी होता रहता है। इसी वजह से इसके मौसम में भी कुछ बदलाव होते हैं। एक्सोस्फीयर कहा जाता है। मरकरी इतना डेंस यानी ठोस है कि इसका भीतरी भारी हिस्सा इसके पूरे मास का 2/3 है। साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ये पहले बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन एस्ट्रॉइड के टकरावों से इस सतह का काफी हिस्सा टूट गया। इस पर चट्टानें लगातार टकराती रही हैं, जिनसे बहुत से गड्ढे और निशान बन गए हैं। ऐसा लगता है कि इसकी सतह पर मैदान ज्वालामुखी के लावा के फैलने और सूख कर चिकने होने की वजह से बने हैं। इसके कई गड्ढों में ऐसे मटेरियल भरे हैं जिससे पता चलता है कि मरकरी को किसी और चीज ने भी नुकसान पहुंचाया है, और वो है ज्वालामुखी। नेपच्यून के पास कुछ अजीब एस्ट्रॉइड का एक ग्रुप मिला है। ये किसी बड़े से महासागर से लेकर छोटे कंकड़ तक सभी साइज के हैं। माना जाता है कि ये काइपर बेल्ट का एक एस्ट्रॉइड ग्रुप है जिसने नेपच्यून के पास एक घेरा बना रखा है। लेकिन एक नए एस्ट्रॉइड का रंग काइपर बेल्ट से अलग है। वे सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए उनका सरफेस पुराना या पहले जैसा ही रहना चाहिए था। उनका रंग जुपिटर के नजदीकी और लगातार धूप में रहने वाले एस्ट्रॉइड जैसा ही है। नेपच्यून को भी सूर्य से गर्मी मिलती रहती है, लेकिन इस ग्रह के अंदर भी कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिससे सूरज से मिलने वाली गर्मी से कहीं ज्यादा गर्मी खुद पैदा कर लेता है। इससे इसके मौसम पर भी असर पड़ता है। नेपच्यून का मौसम सोलर सिस्टम के बाकी सभी ग्रहों से बहुत अलग और अजीब है। तेज तूफान, आंधियां, रेशे जैसे बादल जो हर समय तेजी से बदलते रहते हैं। इसके वातावरण में काले धब्बे हैं और ये लगातार आते जाते रहते हैं। हमें नेपच्यून की तुलना में 1000 गुना ज्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है। सैटर्न और जुपिटर जैसे गैसों के बड़े गोले हमारे ग्रह को एस्ट्रॉइड से बचा सकते हैं। उनके बिना ऐसी घटनाएं बार बार घटेगी, जिनके मलबे से चंद्रमा और दूसरे बड़े ग्रह बन सकते हैं। सैटर्न की तरफ एक ह्यूज एस्ट्रॉइड जा रहा है जो 2021 तक वहां से गुजर सकता है। ये उस एस्ट्रॉइड से भी 10 गुना बड़ा है, जिसने डायनासोर को धरती से गायब कर दिया। टाइटन यानी शनि की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं में से एक, जो हमारे चंद्रमा में 80% तक बड़ा है। सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना एटमॉस्फेयर है। यह हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना मोटा है। इसमें भी हमारे वायुमंडल की तरह ही नाइट्रोजन होती है। किसी को नहीं पता कि इतनी नाइट्रोजन आई कहां से। हालांकि सैटर्न और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों के बजाय इसके चंद्रमा में जीवन को सपोर्ट करने की सबसे ज्यादा क्षमता है।